Good afternoon, everybody. Take question number 18. Chalo. We had started valuation of material issues. Usme we have already done 16, 17. Now we are starting with question number 18. Question number 18 mein I had told you to do the recording up to September 20. Have you done? If you have done, तो मैं भरा हुआ फॉर्मेट ओपन करूं. ठीक है, चलो चेक करो. दिस आर द फिगर्स दैट यू शुड गेट. सब चेक करने की जरूरत नहीं है. ये लास्ट में 20th वाला ट्रांजैक्शन का अमाउंट चेक करो. इफ दिस इज करेक्ट, रेस्ट अदर थिंग्स विल बी करेक्ट. विच मेथड वी हैव फॉलोड हियर? वेटेड एवरेज मेथड. वेटेड एवरेज मेथड ये क्वेश्चन में हमको फॉलो करना है. एंड clearly it is given in the last line that you are supposed to prepare stock ledger using weighted average method of valuing the issues. So up to September 20, in fact it was very simple. यहाँ पे there was one opening stock, then issues, then receipts, again issues, return to stores, receipts, return to supplier. Return to supplier means issues, and then last में issues. So you can check here. दिस इज हाउ योर स्टोर्स लेजर या स्टॉक लेजर शुड लुक. ठीक है, एक दो रुपया इधर उधर बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड, बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि 20th का जो हम लोग का एंट्री है, दैट 20th का एंट्री इज इश्यू ऑफ 9500 यूनिट्स. तो इश्यू ऑफ 9500 यूनिट्स जिसका रेट इज 282.4 या 282.04 रादर. सो आवर बैलेंस एज ऑन दैट डेट इज 7800, जिसका amount is 21,99,948. This was the last balance as on that date. Chalo. Now what has happened on 30th September? There are two things which have happened on 30th September. We will see what is that, but before that they have given some story. On 25th September 2022, the stock manager of the company expressed his need to leave for his hometown due to certain contingency and immediately left the job same day. Later he has also switched off his phone. Now, as a company has the tendency of stock taking at the end of every month to check and report for loss due to rusting of components, the stock manager on 30th September 2022 found 900 units of microcontrollers were missing, which was apparently misappropriated by former stock manager. ये वही स्टॉक मैनेजर है जिसको गांव जाने का जल्दी था और उसने अपना फोन भी बंद कर दिया है. So this 900 units of microcontrollers which are lost will be treated as which loss? Abnormal. तुम्हारा फेवरेट एग्जांपल, लॉस बाय थेफ्ट. लेकिन उसके अलावा फर्दर 300 units due to rusting of components were reported. So ये जो 300 units was due to rusting of components will be treated as which loss? तो why we want to classify this as normal loss and abnormal loss? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में हमको क्यों क्लासिफाई करना है? नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस में हमको इसलिए क्लासिफाई करना है क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है. नॉर्मल लॉस रादर एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है? एबनॉर्मल लॉस बकायदा हम लोग वैल्यू करेंगे. एबनॉर्मल लॉस विल बी वैल्यूड एट व्हाट? कॉस्ट पर यूनिट. एंड नॉर्मल लॉस का हम लोग क्या करेंगे? वी विल सी दैट. चलो, बाय द वे, right now how many components are abnormal loss? 900. तो चलो 900. फर्स्ट ऑफ ऑल एबनॉर्मल लॉस कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे? विल यू रिकॉर्ड इट एज रिसीट्स और विल यू रिकॉर्ड इट एज इश्यूज? इश्यूज. ओके, राइट डाउन. इफ यू हैव रिटन यू कैन चेक. कितना आता है यहाँ पे? 900. ये 900 को हम किस पे वैल्यू करेंगे? 900 विल बी वैल्यूड एट व्हाट? 282.04. चलो मल्टीप्लाई 900 into 282.04. How much you are getting? 2,53,000
836, मतलब इसको हम नॉर्मल इश्यूज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बोलो अब बैलेंस कैलकुलेट करो। 7800 में से 900 गया तो 6900। अमाउंट भी माइनस करो। अमाउंट माइनस करने के बाद व्हाट इज अमाउंट? 19,46,112, यानी इसका पर यूनिट कैलकुलेट करोगे तो सेम ही आएगा 282.04। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, सी एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों इश्यूज में ही रिकॉर्ड होगा। नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी कितना? 300, लेकिन नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन नहीं होगा। नॉर्मल लॉस विल नॉट बी वैल्यूड। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? क्वांटिटी कम हो जाएगा। 6900 माइनस 300 कितना होता है? 6600। Cost will remain same, 19,46,112. What will happen? Because of normal loss, cost per unit of remaining units will automatically increase, inflate हो जाएगा। तो बोलो what is the answer? 294.87. This is the treatment. Have you got this? Okay, 87। जस्ट इसके नीचे फॉर योर रेफरेंस नोट लिख दो, राइट डाउन नोट। नोट लिख दो। बोलो दोनों में से कौन सा यूनिट्स हमने एबनॉर्मल लॉस ट्रीट किया है? 900। सो राइट डाउन नीचे नोट नंबर 1, 900 यूनिट्स of microcontrollers is abnormal loss, comma, hence it will be transferred to, see abnormal loss है, ये जो अमाउंट है ना 253,836, ये अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड एक लाइन छोड़ के नोट 2, 300 यूनिट्स due to rusting of components, 300 units due to rusting of components is normal loss. Okay, so this was end of this valuation of material issues. Now we will go to another area जिसमें दो सम हैं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 19 में ही खत्म हो जाएगा, बट वी आर डूइंग टू क्वेश्चंस ऑफ सेम टाइप, दैट इज क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20। कम टू क्वेश्चन नंबर 19। Company has provided the following information about the items in its inventory. So there are 6 items in inventory जिसका वो लोग ने आइटम कोड दिया हुआ है। 101, 102, 103, 104, 105 एंड 106। हर एक का तुमको यूनिट्स मतलब क्वांटिटी दिया हुआ है और कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, दैट इज यूनिट कॉस्ट। मतलब फर्स्ट आइटम कोड का दैट इज 101 का 25 यूनिट्स है बट कॉस्ट पर यूनिट इज 50। लाइकवाइज 102 का
300 यूनिट्स है, उसका कॉस्ट पर यूनिट इज 1 रुपी. So likewise they have given you for other item numbers, that is what 3, 4, 5 and 6. Company has adopted the policy of classifying the items constituting 15% of above of the total inventory as a category. 15% of above of the total inventory cost, वो लोग उसको ए कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं. एंड आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 6% और लेस of the total inventory cost as C category. Now what is this C category, A category and remaining items as B category, वो सब हम बाद में देखेंगे. क्लासिफिकेशन कैसे करने का, क्लासिफिकेशन क्यों करने का, वो सब हम डिस्कस करेंगे. राइट नाउ स्टेप नंबर 1, वो लोग ने स्टेप नंबर 1 में क्या करने के लिए बोला है. स्टेप नंबर 1 क्या करो, रैंक करो. रैंक किसको देना है, आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, मतलब ये लोग को रैंकिंग देना है. और वो रैंकिंग कौन से बेसिस पे देना है ना, वो बेसिस भी वो लोग ने तुमको बताया है. इट शुड बी रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. तो रैंक देने से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रैंक देने से पहले आई हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. तो वो कैसे कैलकुलेट करने का, उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे, साथ में करते हैं. प्रिपेयर दिस टेबल. You can see that in this table we are showing ranking of the various items of raw material, and this ranking is based on percentage of total inventory cost. अब ये टेबल में हम लोग ने पहला 3 कॉलम तो क्वेश्चन से ही कॉपी किया है. दैट इज आइटम, इधर जस्ट वन करेक्शन, गिव द हेडिंग विच इज गिवन द क्वेश्चन, आइटम कोड नंबर. Other 2 columns I have just copied, units and unit cost. ओके, नाउ कैन यू टेल मी, ये जो मैंने ब्लैंक कॉलम छोड़ा है रॉ मटेरियल वैल्यू, ये कैसे ढूंढने का. यूनिट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कॉस्ट, तो ये हमको मिल जाएगा. चलो लेट अस मल्टीप्लाई 25 इंटू 50, कितना होगा, 1250. Okay, then 300, then 4000, $75 into 8, 600, 225 into 2, 450, 25 into 12. Sorry, 75 into 12,
900। ये सबका मेरे को टोटल चाहिए। 1250 प्लस 300 प्लस 4000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 9000, व्हाट इज द टोटल? 7500। What is 7500? 7500 क्या है? 7500 इज अवर टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इज 7500। नाउ व्हाट आई हैव टू कैलकुलेट, जो हमको बोला गया है, वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट? परसेंटेज ऑफ total inventory cost. This is what we have to calculate. Percentage of total inventory cost. चलो, how to calculate this percentage? पहले आइटम नंबर 101 के लिए करते हैं। हाउ मच अपॉन हाउ मच इंटू 100। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करने का? 1250 डिवाइडेड बाय 7500 into 100, that is how much percentage? 16.67%. चलो next, 300 divided by 7500 into 100, 4%. बोलो नेक्स्ट वाले का कितना? 53.33%. ओके, एंड नेक्स्ट वन 6%. ऑफ कोर्स टोटल विल बी how much percent? 100%. चलो अभी हमको रैंक देना है, सो दैट इज माय लास्ट हेडिंग, रैंक। कौन से बेसिस पे रैंक देना है? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। तो बोलो हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? आइटम नंबर 103, तो उसको हम रैंक नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट, सेकंड हाईएस्ट किसका है? 101, that is tank number 2. Next highest किसका है? That is tank number 3. Then because there are 6 items in raw material, हम लोग ने 6 ranks दिया है। What is rank number 1 is given to which item number? Okay, don't write C here. Rank number 1, quickly tell me, is given to which item number? 103. Next one is given to item number, next 106. Next is given to 104. Then 105 and 102. उनका परसेंटेज बोलो रिस्पेक्टिवली 53.33, 16.67, 12%, ऑफ कोर्स टोटली 100%, 100%। कुछ नहीं किया है, हम लोग ने इसको रीअरेंज किया है इन द ऑर्डर ऑफ देयर रैंक। सो रैंक वाइज मैंने उसको रीअरेंज किया है। अब हमको करना क्या है, पहले ये समझो करना क्या है, सेकंड हम सब पढ़ेंगे कैसे करना है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्यों किया है। तो फर्स्ट करना क्या है, तो करना है ये है कि वी हैव टू क्लासीफाई द रॉ मटेरियल्स। लिखा है इधर, क्लासीफाई द आइटम्स ऑफ रॉ मटेरियल इनटू 3 कैटेगरीज। What are those 3 categories in which I want to classify the raw material? पहला है which category? A कैटेगरी। ये लोग ने रॉ मटेरियल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ए कैटेगरी,
B category and C category. Okay. Now, for doing this classification, I require some basis. कोई तो बेसिस पे क्लासिफाई करोगे ना. मैं बोलूंगा कि भाई इसको मैं ए कैटेगरी में डाल रहा हूं, इसको मैं बी कैटेगरी में डाल रहा हूं, इसको मैं सी कैटेगरी में डाल रहा हूं. सो आई विल हैव टू फाइंड आउट सम बेसिस. अब क्वेश्चन में हमको बेसिस दिया गया है. इफ यू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, they are saying those items which are constituting 15% or above. How much? Of the total inventory cost. मतलब यहां पे basis of classification 15% or above. By the way, ये percent is percentage of what? Total inventory cost. जो भी 15% एंड अबव है उसको ये लोग ए कैटेगरी में डाल रहे हैं. 6% और लेस, 6% और लेस, ये लोग कौन से कैटेगरी में डाल रहे हैं? सी कैटेगरी. तो अभी कौन सा रेंज बचा? कैन यू टेल मी? बिटवीन व्हाट? मतलब कैन वी से अबव 6 बट बिलो 15? यस और नो. और यू कैन से बिटवीन 6 एंड 15. सो बिटवीन 6 टू, या तुम 7 टू 14 भी लिख सकते हो. बिटवीन 6 टू 15% कौन से कैटेगरी में जाएगा? बी कैटेगरी में जाएगा. ओके, नाउ इसको हम लोग अप्लाई करते हैं. दिस इज द बेसिस. अगर वो 15% एंड अबव है तो वो ए कैटेगरी में जाएगा. बिटवीन 6 टू 15% है, बिटवीन 6 बट बिटवीन 6 टू 15 मतलब समझने का बात है. अबव 6 बट लेस देन 15 एंड 6% और लेस, इट विल गो इन विच कैटेगरी? सी कैटेगरी. ओके, नाउ पहले मेरे को बताओ आइटम नंबर 103 का नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? डोंट गो इन दिस ऑर्डर गिवन इन द क्वेश्चन. 103 का यूनिट्स कितना है? 50. 101 का यूनिट्स कितना है? 25. 106 का 75. 104 का 75. 105 का यूनिट्स 225 एंड 300. ये सबका टोटल करो. 50 प्लस 25 प्लस 75 प्लस 75 750. ओके, नाउ जैसे हम लोग ने परसेंटेज ऑफ वैल्यू ढूंढा था ना, ऐसे हम लोग परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स ढूंढ रहे. तो डिवाइड करो. 50 डिवाइड बाय 750 इंटू 100%, 6.67. चलो नेक्स्ट. %40. टोटल कितना होता है? 100%. ओके, नाउ मैंने बाजू में एक कॉलम बनाया. कैन यू सी, रीड दैट हेडिंग ऑफ द कॉलम. क्या लिखा है वहां पे? क्यूम्यूलेटिव. क्यूम्यूलेटिव कैसे करने का? आई होप एवरीबॉडी नोस. बोलो, फर्स्ट से अगर स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट का कितना होगा? 53.33. इसको हम क्यूमुलेट करते जाएंगे. उसमें 16.67 ऐड करो. 70%, 82%, 90%, 96% एंड 100%. वैसे ही मैं यूनिट्स को भी क्यूमुलेट करता हूं. परसेंटेज ऑफ यूनिट्स को भी क्यूमुलेट कर रहे हैं. 6.67, 10, 20%, 30%, 60% एंड 100% हमने क्यूमुलेट किया. ओके, राइट नाउ ओनली यू रेफर टू द अबव क्लासिफिकेशन. मतलब वो लोग ने तुमको बेसिस क्या दिया? 15% एंड अबव. तो बोलो कौन सा आइटम्स. ऑफ कोर्स ये जो 15% एंड अबव है, तो तुम किसको चेक करेंगे? परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स को देखेंगे?
टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो अबव 15% में कौन कौन है बताओ, अबव 15% में कौन कौन है, रैंक नंबर बोलो, रैंक नंबर व्हाट एंड व्हाट, 1 और 2। ये रैंक नंबर 1 और 2 कहने से एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या उनका परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज 15% और अबव? यस, तो ये दोनों कौन से कैसे कैटेगरी में गया, ए कैटेगरी में गया। अब बोलो 6% और लेस, विच आर दोज विच आर इन 6% और लेस, रैंक नंबर बोलो। 5 and 6, 5 and 6 आर 6% एंड लेस, तो 5% सॉरी 6% और लेस वो किस में गया, सी कैटेगरी में गया। ये लोग गए सी कैटेगरी में। डू यू एग्री विद दिस? ओके, जो बचा वो कौन से कैटेगरी में डाल रहे हैं लोग, बी कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2 स्टेप कंप्लीट किया। नंबर 1 क्लासिफिकेशन कैसे करना है, और सेकंड या क्लासिफिकेशन करना है, सेकंड क्लासिफिकेशन कैसे करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये सब करना क्यों है, व्हाई आर यू डूइंग दिस क्लासिफिकेशन? वेरी सिंपल, दिस क्लासिफिकेशन इज फॉर समथिंग कॉल्ड एज इन्वेंटरी कंट्रोल। दिस क्लासिफिकेशन इज फॉर व्हाट? ओके, नाउ यहां पे तो 6 आइटम्स ऑफ रॉ मटेरियल है, बट प्रैक्टिकली फैक्ट्रीज में बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है। You can say there can be 20, 30, 40, some factories जिसमें बहुत complicated production etc. बहुत सारा raw material लगता है, तो उसमें से for example 50, 60 types of raw material रहेगा। Point number 2, management या management को अगर raw material पे control maintain करना है, तो does every raw material require same attention of the management? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? डस एवरी आइटम ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर सेम अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट? नो। व्हेन आई से कि भाई हमको इन्वेंट्री कंट्रोल मेंटेन करना है, कंट्रोल का मीनिंग मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ये चैप्टर में। कंट्रोल का मतलब है आई वांट टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, आई वांट टू मिनिमाइज एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल का स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, आई वांट टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसको मैं एक स्टेप और आगे एक्सप्लेन करता हूं। व्हेन आई से कंट्रोल मेंटेन करना है, मतलब मैं इन्वेंट्रीज के लिए अलग अलग, इन्वेंट्री के लिए अलग अलग ईओक्यू कैलकुलेट करूंगा, अलग अलग इन्वेंट्रीज के लिए मैं मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ये सब कैलकुलेट करूंगा। तो शुड आई डू दिस कैलकुलेशन फॉर ईच एंड एवरी आइटम ऑफ रॉ मटेरियल? डज ईच एंड एवरी आइटम ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर सेम लेवल ऑफ कंट्रोल? नो। तो which item of inventory requires high control? That item of inventory requires high control, which is in which category? A category. Why this requires high control? Because उसका percentage of total investment देखो कितना है, how much is the percentage of total investment? Percentage of total investment अगर तुम देखोगे ना, रैंक 1 और रैंक 2 का मिला के percentage of total investment is 70%। See, don't go by the figures कि भाई मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 7,500 है, सपोज दिस आर रुपीज इन लैक्स, मतलब कंपनी का इन्वेंट्री 7,500 लैक्स हो गया। वो 7,500 लैक्स में से 70% इज कंप्राइजिंग ऑफ रैंक 1 एंड 2। तो ये दोनों पे कंपनी कौन से लेवल ऑफ कंट्रोल को मेंटेन करेगा? हाई लेवल ऑफ कंट्रोल। एक स्टेप अगर आगे जाके तुम देखोगे ना, दीज आर लेस इन क्वांटिटी बट हाई इन वैल्यू। दीज आर लेस इन व्हाट? बट हाई इन वैल्यू। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल चलो एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शर्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? क्लॉथ। अब क्लॉथ का वैल्यू ज्यादा रहेगा कि बटन्स का वैल्यू ज्यादा रहेगा? क्लॉथ। सपोज फॉर एग्जांपल 50 बेल ऑफ क्लॉथ रहेगा, क्लॉथ में बेल्स होता है, वो राउंड का राउंड रहता है ना, उसको बेल्स बोलते हैं लोग। 50 बेल, एक बेल से फॉर एग्जांपल 5,000 का है, तो 50 इंटू 5,000 करोगे तो ये मेरा रॉ मटेरियल का वैल्यू हो गया। बट वही 50,000 रुपए में नहीं तो मेरे को 5 लाख बटन मिलेगा, या मे भी उससे भी ज्यादा। Yes or no? So in factory, certain raw material are less in number, quantity, but high in
वैल्यू, उसके ऊपर ये लोग हाई कंट्रोल मेंटेन करते हैं। हाई कंट्रोल मतलब वो सब के लिए तुमको ईओक्यू, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, आरओएल, ये सब कैलकुलेट करके रखना है। यू शुड एंश्योर कि वो रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। यू शुड एंश्योर कि वो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर यू डोंट हैव एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, नहीं तो उसका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। वो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल में यू शुड एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी, मतलब उसका कभी स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए। यस और नो। सिमिलरली सी कैटेगरी में है, जो सी कैटेगरी में, इसके ऊपर ये लोग कौन सा कंट्रोल मेंटेन करेंगे? लो कंट्रोल। लो कंट्रोल मतलब यू मे नॉट कैलकुलेट ईओक्यू, आरओएल, ये सब, क्योंकि ये सब एडमिनिस्टर करने का कॉस्ट विल बी मच मोर देन देयर कैरिंग कॉस्ट। मतलब ये मेरे पास स्टॉक में पड़ा, यू कैन सी दे आर हाई इन नंबर। हाई इन नंबर अगर तुम देखोगे ना तो टोटल कितना परसेंट है? 70%। मतलब 750 यूनिट में से 70% अगर तुम टोटल करोगे, दिस इज 525 हाई इन नंबर, बट वैल्यू वाइज दे आर ओनली हाउ मच परसेंट? 10% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब इसमें अगर थोड़ा बहुत वेस्टेज हो गया ना तो कंपनी को चलेगा, इसमें अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमने परचेस करके रख दिया तो चलेगा, क्योंकि वो सब एडमिनिस्टर करने का कॉस्ट इज मच मोर हायर देन द कैरिंग कॉस्ट। तो इट इज ओके। बोला 2-4 आइटम ज्यादा परचेस करके रख दिया और 2-4 आइटम घूम भी गया, रख भी गया, तो हम लोग को मैटर नहीं करता इतना। तो इसके ऊपर ये लोग कौन सा कंट्रोल मेंटेन करेंगे? लो कंट्रोल मेंटेन करेंगे। एंड जो बीच का कैटेगरी है उस पे ये लोग बोलते हैं मेंटेन विच कंट्रोल? मॉडरेट कंट्रोल। सी यहां पे ये लोग ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्वेश्चन में दिया है, दे हैव गिवन दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन सपोज अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया होगा, इफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट गिवन, तो कैटेगरी में कैसे डिवाइड करने का? तो जिसने भी ये एबीसी का कॉन्सेप्ट बनाया वो बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रॉ मटेरियल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, दैट इज ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी ये कैटेगरी है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ ए बी सी। देन यू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, या एंड परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स। अच्छा, ये तुम कब फॉलो करोगे? व्हेन बेसिस इज नॉट गिवन। ये क्वेश्चन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है कि नहीं दिया है? कौन से बेसिस पे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में क्लासिफाई करना है, वो बेसिस क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। लेकिन अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या करने का? तो नहीं दिया रहेगा तो थियोरेटिकली वो लोग ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये बनाया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। ये लोग बोल रहे हैं दोज आइटम्स विच कॉन्स्टिट्यूट 70% of the total investment should fall in category A. But सामने यूनिट्स देखोगे तो it will be only how much percent? 10%. C में उल्टा है, यहां पे 10%, यहां पे 70%। टोटल कितना होना चाहिए? 100%। तो बोलो B में कितना परसेंट आता है? 20%, 20%. And you can see coincidentally this is also applicable in our current question. 70% of total investment. कोई भी इंडिविजुअल आइटम ऑफ रॉ मटेरियल 70% तो है ही नहीं। किसी का भी 70% दिख रहा है क्या कॉलम नंबर 3 में? कोई भी 70% या उससे ज्यादा है क्या? नहीं। अगर होता तो वो एक ही आइटम है जो एक कैटेगरी में आएगा। लेकिन यहां पे 2 ऐसे आइटम है जिसका दोनों का टोटल कितना परसेंट है? 70%। लेकिन क्वांटिटी वाइज इट इज हाउ मच परसेंट? 10%। बाय द वे ये दोनों यहाँ पे मैच हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा ये मैच होगा। तो इंपॉर्टेंस किसको देने का? परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस देने का कि परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स को इंपॉर्टेंस देने का? परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस देने का। जहां पे भी 70% आया वहां पे रुक जाने का। बाय द वे ये टेबल हम लोग ये क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों हम लोग ये टेबल ये क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते? बिकॉज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। अच्छा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया होता तो हम ये फॉलो करते, और ये फॉलो करोगे तो भी तुम्हारा आंसर वही है। देख लो यहां पे, इसके लिए हम लोग ने एक टेबल बनाया दैट इज क्यूमुलेटिव।
जहां पे भी 70% आएगा वहां पे स्टॉप कर देने का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एग्जैक्ट 70% भी नहीं आएगा, किधर तो आएगा 69 पॉइंट समथिंग और नेक्स्ट वाले का होगा 72 पॉइंट समथिंग, तो वो चेंज हो गया, तो एग्जैक्ट 70% या उससे कम पे स्टॉप हो जाने का, दैट विल फॉल अंडर विच कैटेगरी, ए। और यूनिट्स वाइज इट इज हाउ मच परसेंट, 10%। और अगर तुम नीचे वाला देखोगे, इन्वेस्टमेंट वाइज दिस इज हाउ मच परसेंट, लेकिन यूनिट्स वाइज इट इज हाउ मच परसेंट, 70%। और बी कैटेगरी ऑटोमेटिकली 20% आएगा, चेक कर लो। कैन यू सी यहाँ पे 20%। सो ये टेबल भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। अगर नहीं दिया रहेगा तो दिस इज द टेबल यू विल यूज फॉर क्लासिफिकेशन बिटवीन ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो क्यों क्लासिफिकेशन करने का, उसका भी आंसर मैंने दे दिया। क्यों क्लासिफिकेशन करने का, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिसाइड वॉट लेवल ऑफ कंट्रोल आई शुड मेंटेन ऑन विच कैटेगरी। सो जो भी ए कैटेगरी में है उसमें वी विल मेंटेन विच कंट्रोल, हाई कंट्रोल। तो ये जो है, इसका मैं ना तुमको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो अभी तुमने इकोनॉमिक्स में सुना है कि नहीं सुना है, मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स में वो आता है, बट अभी तुम जो लेवल तक पहुंचे हो उसमें इकोनॉमिक्स में आया है कि नहीं मुझे नहीं पता है। एक है ना इंसान था, उसका नाम था विल्फ्रेडो परेटो। नाम सुना है परेटो? आर यू श्योर नहीं सुना है? परेटो, तो परेटो करके एक इंसान था। ये परेटो करके जो इंसान था ना, मतलब आई कैन गिव यू पैरेलल एग्जांपल ऑफ दिस थियोरी। वो परेटो ने एक थियोरी दिया था, वो बोलता है 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री होल्ड्स 80% ऑफ द वेल्थ ऑफ दैट कंट्री। तुमको समझ में आया? तो उसने 80-20 रूल दिया। व्हाट इज दिस रूल? 80-20 रूल। और ये 80-20 रूल हम लोग इन्वेंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो 80-20 रूल उसने दिया। तो उसने क्या रूल दिया था? 20% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स 80% ऑफ द वेल्थ, एंड अदर वे अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन होल्ड्स 20% ऑफ द वेल्थ। तो ये सेम रूल भी है ना, ये लोग इन्वेंट्री एनालिसिस या कंट्रोल में अप्लाई करते हैं। बोलते हैं 20% ऑफ द आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 20% of the item constitutes 80% of the investment. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे 2 क्लासरूम है, 2 क्लासरूम में टेलीविजन है, तो टेलीविजन का वैल्यू ज्यादा रहेगा। पूरा प्रीमाइसिस मिला के 7 एयर कंडीशनर है, एक एयर कंडीशनर ऑन एवरेज 70,000 का पकड़ लो, तो क्वांटिटी वाइज कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाइज इट इज वेरी हाई। आर यू गेटिंग दिस? सो ये परेटो ने जो रूल दिया था, व्हाट वाज द रूल? 80-20 रूल। ये 80-20 रूल बहुत सारी जगह पे यूज होता है। वन ऑफ द जगह पे जहां पे यूज होता है इज दिस, दैट इज इन्वेंट्री एनालिसिस। एनीवेज चलो राइट डाउन, कॉपी दिस। ये हाई मॉडरेट लो, दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, वो लोग ने सिर्फ क्लासिफिकेशन करने के लिए बोला है। वी आर नॉट सपोज टू राइट दिस हाई मॉडरेट लो, ये तो हमारे लिए था। चलो नाउ इसी कॉन्सेप्ट पे यू हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। अगेन यू हैव टू डू क्लासिफिकेशन ऑफ एबीसी, बट इसके अंदर बेसिस नहीं दिया हुआ है, तो क्या बेसिस यूज करेंगे? हाउ, व्हाट इज द बेसिस दैट यू विल यूज फॉर क्लासिफिकेशन? ये वाला क्लासिफिकेशन। अब ये वाला क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स? इन्वेस्टमेंट को। दिस में ऑलवेज नॉट मैच। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम 6 था, ये टाइम 12 है। अच्छा, लास्ट टाइम तो वो लोग ने हमको ये भी बोला था कि रैंक कौन से बेसिस पे देना है, तो रैंक वाज टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो ये टाइम तो हमको वो भी नहीं बोला है कि रैंक कौन से बेसिस पे देना है। तो वेरी सिंपल, उसके लिए फिर से टेबल बनाओ। अच्छा, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वेरी गुड। सो वी हैव गिवन फॉर्मेट, तो तीनों कॉलम हमने छाप के दिया हुआ है। बोलो नेक्स्ट कॉलम क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल वैल्यू।
रॉ मटेरियल वैल्यू ब्रैकेट में लिखो रुपीस, चलो क्विकली मल्टीप्लाई 35,000, 72,000, नेक्स्ट क्या है 15,000, what are the figures, आगे बोलो 13,200, 50, okay, 20,000, 12,000, 10,500, 2,400, next 11,600, 81,650, 25, 420. इसी के बेसिस पे हम लोग रैंक देंगे. वी विल गिव रैंक ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू. व्हाई इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू? वेरी सिंपल. किसी भी कंपनी के लिए यूनिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट पर यूनिट? अबे दोनों, यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम रैंक देंगे. देखो यहाँ पे अगर तुमने पहले वाले क्वेश्चन में रॉ मटेरियल वैल्यू के बेसिस पे अगर तुमने दिया रहता तो वो सिचुएशन में भी रैंक सेम ही होता. whether you give on the basis of raw material value or you give on the basis of percentage of total inventory cost, सेम आएगा रैंकिंग. नहीं समझ में? ऑब्वियसली. चलो नेक्स्ट रैंक बोलो. फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू किसका है? आइटम नंबर 11. नेक्स्ट item number 2. Next is to item number 5. उसके बाद this is rank number 3 not 5. Then rank number 4 आएगा item number 1 को बोलो. Then rank number 5 आएगा item number 12 बोलो. नेक्स्ट रैंक नंबर 6 किसको है? आइटम नंबर 6. नेक्स्ट रैंक नंबर 7 विल बी फॉर आइटम नंबर 3. रैंक नंबर 8 इज टू आइटम नंबर 4. बाद में रैंक नंबर 9 आएगा आइटम नंबर 7. Rank number 10 is to item number 10. Okay, so we have given 12 ranks. अब यहाँ पे next table almost similar to what we have done in the previous question. हमको rearrange करना पड़ेगा according to the rank. Okay, can you see here? ये देखो, don't do donkey work. See here, यहाँ पे पहला rank कौन सा दिख रहा है? 4. तो रैंक नंबर 4 कौन से आइटम नंबर को है? 1. सो रैंक नंबर 4 के सामने लिखो आइटम नंबर 1. उसका वैल्यू कितना है? आइटम नंबर 1 का रॉ मटेरियल वैल्यू इज 35,000. तो इसके सामने लिखो 35,000. और आइटम नंबर 1 का यूनिट्स कितना है? यूनिट्स 7,000. तो वो यूनिट्स कॉलम में लिखो 7,000. आई थिंक दिस शुड बी इजी रादर देन फाइंडिंग आउट 1 कौन है, 2 किधर है, 3 किधर है. अब नेक्स्ट वाला देखो, रैंक नंबर 2 है. तो रैंक नंबर 2 किसको है? आइटम नंबर 2. सो उधर भी बाजू में 2. आइटम नंबर 2 का रॉ मटेरियल वैल्यू कितना है? 72,000. एंड उसका यूनिट्स कितना है? 24,000. बोलो रैंक नंबर 2 हो गया. चलो नेक्स्ट रैंक नंबर 7. रैंक नंबर 7 किस कौन से आइटम नंबर को है? 3. सो रैंक नंबर 7 इज टू आइटम नंबर 3.
आइटम नंबर 3 का वैल्यू कितना है? 15,000। यूनिट्स कितना है? 1500। चलो नेक्स्ट। रैंक नंबर 8 इज फॉर आइटम नंबर 4, तो 8 के सामने आइटम नंबर 4 वैल्यू कितना है? 13,200। हाउ मेनी यूनिट्स? आइटम नंबर 4 का नंबर ऑफ यूनिट्स इज 600। ओके नेक्स्ट। रैंक नंबर 3 इज टू आइटम नंबर 5। आइटम नंबर 5 का वैल्यू 57,000, 38,000 यूनिट्स। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रैंक नंबर 6। रैंक नंबर 6 इज टू आइटम नंबर 6, वैल्यू 20,000, यूनिट्स 40,000। देखो हम वैल्यू पहले लिख रहे हैं, मतलब हमारे लिए वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट। रैंक नंबर 6 के बाद रैंक नंबर 9 है आइटम नंबर, उसका वैल्यू 12,000 एंड क्वांटिटी 60,000। 60,000 यूनिट्स का वैल्यू ओनली 12,000। चलो नेक्स्ट। रैंक नंबर 11 इज टू आइटम नंबर 8, उसका वैल्यू 10,500, क्वांटिटी 10,000। ओके नेक्स्ट। आइटम नंबर 9, रैंक नंबर 12 इज टू आइटम नंबर 9। आइटम नंबर 9 का 2,400, वैल्यू, क्वांटिटी कितना है? 300। चलो नेक्स्ट। रैंक नंबर 10 इज टू आइटम नंबर 10, उसका वैल्यू इज 11,600, क्वांटिटी 29,000। चलो नेक्स्ट। रैंक नंबर 1 इज टू आइटम नंबर 11, रॉ मेटेरियल वैल्यू 81,650 और क्वांटिटी कितना है उसका? 11,500 यूनिट्स। एंड लास्ट वन, रैंक नंबर 12 इज टू आइटम नंबर 5, सॉरी रैंक नंबर 5 इज टू आइटम नंबर 12, उसका वैल्यू इज 25, 420 एंड यूनिट्स 4,100। चलो नाउ आगे के कॉलम में बी केयरफुल, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो। कैन यू फर्स्ट टेल मी रॉ मटेरियल वैल्यू का टोटल? ये जो रॉ मटेरियल वैल्यू है ना कॉलम नंबर 3, उसका टोटल बताओ। 35, 355, 770। ओके अब यूनिट्स का टोटल करो। यूनिट्स का टोटल चाहिए। टू लैख 19,000। ओके प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उतना ही करो। पहले कैलकुलेटर उठाओ, टाइप करो 81,650 डिवाइडेड बाय 355,770 इंटू 100 या परसेंटेज का साइन दबाओ, कितना आता है? 4 डेसिमल पॉइंट्स तक चाहिए। 22.919502 लिखो इधर 22.9502। इसको इधर लिखो सेम 22.9502। ओके नाउ अगेन टाइप 72,000 divided by 355,770 20.2377 77 के बाद क्या है? हाँ तो 238 मतलब 2378। आई होप दिस इज करेक्ट। अब इसमें ऐड करो तो इसको 22.9502 में से 20.2378 43.1
180 के 188 ओके। चलो आइटम नंबर 5 का करो, मतलब रैंक नंबर 3। 16.0216 इसको ऐड करो। 59.2096। चलो नेक्स्ट वाले का करो। 35,000 डिवाइड बाय 3,55,770। 9.8378 इसको ऐड करो। 69.0474। अब नेक्स्ट वाले का ना मेरे को खाली परसेंटेज दो प्लीज, मेरे को एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है। तो खाली मेरे को 25,420 डिवाइडेड बाय 355,770 इंटू 100 बोलो कितना होता है? 7.1451 है ना? हाँ। अभी देखो यहाँ पे अगर तुम इसमें 69 में 7 ऐड करोगे तो कहना है 70% के ऊपर जा रहा है। हम लोग को कौन से कैटेगरी या ए कैटेगरी के लिए कितना परसेंट तक चाहिए? 70%। क्योंकि अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, आई कैन से वी विल फॉलो दिस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ एग्जैक्ट 70% हमको नहीं आ रहा है। इफ एग्जैक्ट 70% नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे ही हमको स्टॉप करना पड़ेगा। तो मतलब रैंक नंबर 1 2 3 4। Now, see, there are two methods. Method number 1, you can continue doing cumulation. मतलब 69.0474 में तुम आगे ऐड करो, या फिर stop doing cumulation here and start cumulation again. ये तो गया ना ए कैटेगरी में। अब तुमको नेक्स्ट कितना परसेंट चाहिए? 20। सो तुम क्यूमुलेशन स्टार्ट कहां से करोगे? 7.1451 से स्टार्ट करो। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूं? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है तुम क्यूमुलेट करते जाओ, डोंट थिंक कैसा। तो पहला 70% उसका, नेक्स्ट 20% मतलब कहां तक हम स्टॉप करेंगे? 90% तक, वो बी कैटेगरी में जाएगा। यस और नो? ओके, डोंट डू दैट। पहले तुम मेरे को यूनिट्स का परसेंटेज दो, मेरे को इसका दो। मेरे पास एक शॉर्टकट है आगे के लिए, वो शॉर्टकट मैं बाद में बताऊंगा। पहले मेरे को तुम्हें ना ये बताओ, यूनिट्स का शॉर्टकट से परसेंटेज आ जाएगा। 11,500 डिवाइडेड बाय 2,19,000 बोलो कितना आता है? 5.2512 रखो। क्यूमुलेट करेंगे तो उधर भी वही आएगा 5.2512। प्लीज यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ करो, आगे के लिए मैं एक शॉर्टकट दूंगा तुमको। 24,000 डिवाइडेड बाय 2,19,000 इंटू 100, 10.9589। अब इसको क्यूमुलेट करो। 16.2101। ये रहा शॉर्टकट। शॉर्टकट ये है कि कॉपी करो। चलो फटाफट, ये सब कैलकुलेटर को एक्सरसाइज करवाने नहीं ले गए हम लोग। कॉपी, इट्स ओके, देयर इज नो शेम इन कॉपिंग। इसके पहले वाले बैचेस ने भी कॉपी किया, तुम भी करो, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। यहाँ पे ना मैंने एक एक डेसिमल्स ज्यादा रखा है। यू मे नॉट कीप अप टू 5 डेसिमल्स, यू कीप इट ओनली अप टू 4 डेसिमल्स। डोंट कीप इट अप टू 5 डेसिमल्स। जहाँ जहाँ पे 4 डेसिमल्स रखा है वहीं पे रखो 4 डेसिमल्स। वी डोंट वांट 5 डेसिमल्स। यहाँ पे 07 नहीं है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 निकल गया, यहाँ पे 1 निकल गया, यहाँ पे 6 निकल गया, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 निकल गया, यहाँ पे 4 निकल गया, यहाँ पे 9 निकल गया और ये 6 हो जाएगा।
ये भी 6 निकल गया, यहाँ पे 9 हो जाए. Keep it only up to 4 decimals strictly. Okay, since basis of classification is not given, बोलो हम लोग क्या फॉलो करेंगे. अप टू कितना परसेंट? 70. यू कैन सी मैं जो कॉलम हाईलाइट कर रहा हूं वो कॉलम में देखो नन ऑफ देम इंडिविजुअली 70% है. दिख रहा है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू में देखो कोई भी 70% नहीं है. तो किसको हम लोग 70% में लेंगे? यहां तक. तो विच कैटेगरीज और अदर विच अप टू विच रैंक दिस ए कैटेगरी? रैंक नंबर 4. एंड यू कैन सी वो यूनिट्स के साथ कभी मैच नहीं होगा. यूनिट्स में परसेंटेज 36.7580 परसेंटेज ऑफ टोटल यूनिट्स है वो. तो ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा परसेंटेज है? परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू और इन्वेस्टमेंट. अब बोल रहे हैं ये तो ऑलरेडी कैटेगरी ए में चला गया, अब तुम नया क्यूमुलेशन चालू करो, मतलब वापस से क्यूमुलेशन चालू करो, या फिर हम लोग कहां तक काउंट करेंगे? 90%. मतलब विच रैंक तक इट विल बी 90%? 8. दिस विल फॉल इन विच कैटेगरी? बी. एंड लास्ट 10% विल फॉल इन विच कैटेगरी? सी. ओके, नाउ ये चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बाकी है. विच चैप्टर वी आर डूइंग? मटेरियल कॉस्ट. ये मटेरियल कॉस्ट में एक ही क्वेश्चन बाकी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस. ये रेशियो एनालिसिस यू विल स्टडी इन एफएम. एफएम के अंदर चैप्टर ही है रेशियो एनालिसिस. देयर इज वन चैप्टर जिसके अंदर हम लोग इन्वेंट्री से रिलेटेड रेशियो कैलकुलेट करेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वो सब. तो वहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. वो सेम क्वेश्चंस वो लोग ने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. यहाँ पे जो 3 फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये सेम 3 फॉर्मूला तुम लोग एफएम में पढ़ोगे. एफएम में भी 3 फॉर्मूला सेम है. इसका इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा वो सब हम लोग वहां पे करेंगे. राइट नाउ एक ही क्वेश्चन जो एकदम ऑफ बीट क्वेश्चन है, एक्चुअली इट इज अ not related to any concept, just एक extra question करके है, that is question number 21. that question we will do. तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. बाद में हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. उसके बाद we will start with which costing? बैच कॉस्टिंग. बैच कॉस्टिंग ऑफ कोर्स हम लोग इसके साथ क्यों कर रहे हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई डिस्कस दिस चैप्टर, दैट इज बैच कॉस्टिंग. उसके अंदर वी हैव टोटल 5 क्वेश्चंस. एक्चुअली वी विल बी सॉल्विंग ओनली 4 क्वेश्चंस. उसमें से क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग बाद में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 26 विल बी डन लेटर आफ्टर योर रिजल्ट, क्योंकि वो बैच कॉस्टिंग पार्ट 2 के साथ करेंगे हम लोग. आज हम लोग सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन 22, 23, 24 एंड 25. सो मैक्सिमम वी विल टेक 1.5 hour टू कंप्लीट दिस 4 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा डिस्कशन है, बाकी का आगे का सेम है. चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21. नॉट रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट, ऐसा समझ लो, ऐसा एक नया ही क्वेश्चन है, अलग ही एकदम क्वेश्चन है. ओके, आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 21. रॉ मटेरियल AXE, जिसको हम ए बुलाएंगे, costing 150 rupees per kg and B costing rupees 90 per kg are mixed in equal proportion for making product A. Okay, can you tell me how many raw materials? 2. What is the name of 2 raw materials? AXE and BXE. ये दोनों को मिक्स करके ये लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं. What is the name of the product? A. ओके, ए और बी ये लोग कॉन्सेप्ट प्रपोर्शन में मिक्स कर रहे हैं. इक्वल प्रपोर्शन मतलब अगर मुझे रेशियो बनाने का रहेगा तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रेशियो? 1:1. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉस ऑफ मटेरियल वर्क्स आउट टू 25% ऑफ द प्रोडक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. Production expenses are allocated at 40% of direct material cost. The end product is priced
with a margin of 20% over total cost. बस मैं क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन यहां तक ही पढ़ रहा हूं. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन ओनली टिल हियर. आगे का क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 4 लाइन हम लोग पढ़ते हैं और ये 4 लाइन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं. कैन यू टेल मी, एट प्रेजेंट कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वन प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट ए. ओके, नाउ प्लीज ध्यान से सुनो. प्रोडक्ट ए जो हम बना रहे हैं उसके लिए हम लोग कौन से 2 रॉ मटेरियल को मिक्स कर रहे हैं? रॉ मटेरियल AXE एंड BXE. इन विच proportion? Okay, now there is something called as what? Input, and there is something called as output. कॉमन सेंस है, इनपुट हमेशा किसका होता है और आउटपुट हमेशा किसका होता है? इनपुट इज ऑलवेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड आउटपुट इज ऑलवेज ऑफ फिनिश गुड्स. ये क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन, जितना इनपुट कर रहे हैं क्या उतना ही आउटपुट मिल रहा है? और लेट मी आस्क अदर वे अराउंड, इज इनपुट ऑलवेज equal to output? No, because there is some what in between. बीच में क्या होता है? लॉस. बाय द वे, विच लॉस वी आर टॉकिंग अबाउट? हमने ये चैप्टर में 2 टाइप का लॉस सुना है, तो हम लोग कौन से लॉस के बारे में बात कर रहे हैं? नॉर्मल लॉस के बारे. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलता हूं इनपुट इज 100 kgs, और अगर मैं तुमको बोलता हूं लॉस इज 20%. लॉस इज कितना परसेंट? 20. यू विल कैलकुलेट 20% ऑफ व्हाट? मैं अगर तुमको बोलता हूं लॉस इज 20%, यू विल कैलकुलेट 20% ऑफ व्हाट? इनपुट का 20% करोगे तुम लोग. मैं तुमको बोलूंगा लॉस इज 10%, तो तुम लॉस किसका कैलकुलेट करोगे? इनपुट का कैलकुलेट करोगे. मतलब लॉस हमेशा होता किस में से है? इनपुट में से. मैं 100 kgs मशीन में डालूंगा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज मशीन विल गिव मी 100 kgs. कैन मशीन गिव मी मोर देन 100 kgs? उसको चमत्कार बोलते हैं. वो चमत्कार नहीं, वो मशीन नहीं, तो फिर वो भगवान है. मशीन में अगर तुम 100 kgs डालोगे तो मशीन विल नॉट गिव मोर देन 100 kgs. एट द मोस्ट इट विल गिव हाउ मेनी kgs? 100 kgs. बट प्रैक्टिकली इट विल नॉट गिव 100, इट विल गिव लेस देन 100. तो बीच में का क्वांटिटी को हम क्या बुलाते हैं? लॉस. एंड इफ दैट लॉस इज एक्सपेक्टेड, देन वो लॉस इज कॉल्ड एज विच लॉस? नॉर्मल लॉस. यस और नो? नाउ रीड द क्वेश्चन. हैव दे गिवन यू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस? यस. Can you tell me loss is how much percent? 25%. Okay. Now तुम है ना सिर्फ 4 लाइन, उसके आगे का लाइंस मत पढ़ो, समझ लो वो क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ 4 लाइन का क्वेश्चन है. मेरे को क्वेश्चन देख के ये बताओ, ओनली फर्स्ट 4 लाइंस ऑफ द क्वेश्चन. हैव दे गिवन यू एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनपुट या आउटपुट का क्वांटिटी? या लेट मी पुट इट लाइक दिस, क्या वो लोग ने बताया है कि हम AXE और BXE का कितना kgs हम लोग डाल रहे हैं मशीन के अंदर? नहीं. क्या तुमने, या क्या क्वेश्चन ने तुमको ये बताया है कि प्रोडक्ट A का कितना kgs हमको मिला है? हैव दे गिवन यू इनपुट और आउटपुट इन kgs? नो. वो लोग खाली क्या बोल रहे हैं? लॉस इज हाउ मच परसेंट? Loss is 25% of what? 25% of प्रोडक्ट. तो 25% हम लोग क्या करने का वो हम बाद में देखेंगे, बट हम लोग वो 25% कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना वो लोग ने मेरे को इनपुट का केजीज दिया है, ना वो लोग ने मेरे को आउटपुट का केजीज दिया है. ना मेरे को ये बता रहे हैं कि हम लोग ने कितना केजीज इनपुट किया है, ना वो हमको ये बता रहे हैं कि आउटपुट हमको कितना केजीज मिला है. यस और नो? सो I am assuming, example, we want 1 kg का आउटपुट. मुझे क्या चाहिए? 1 kg का आउटपुट चाहिए.
When I say 1 kg का आउटपुट चाहिए, it is understood that output is of what? Finished product. और मेरे क्वेश्चन में फिनिश प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट ए. तो अगर मेरे को 1 kg ऑफ प्रोडक्ट ए चाहिए, प्रोडक्ट ए का 1 kg चाहिए, बरोबर है, तो क्या इनपुट भी 1 kg होना चाहिए? वाई? लॉस है. कितना परसेंट लॉस है? 25%. 25% आगे लिखा है 25% ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट. 25% ऑफ प्रोडक्ट मतलब दे आर एक्सप्रेसिंग लॉस एज 25% ऑफ आउटपुट. आई डोंट थिंक यू हर्ड माई स्टेटमेंट. मैंने बोला है दे आर expressing loss as 25% of output. Does not mean loss output में से हुआ है. ये लोग ने लॉस को एक्सप्रेस किया है एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? आउटपुट. अदरवाइज खाली तुमको ऐसा बोला रहता तो लॉस इज 25%, बस लॉस इज 25%, फुल स्टॉप. यू वुड हैव कैलकुलेटेड 25% ऑफ व्हाट? इनपुट. और वो कॉमन सेंस भी है. व्हाट इज लॉजिकल? कि लॉस होता किस में से? इनपुट. मैं अगर मशीन में 100 केजीज डालूंगा और अगर मुझे 75 केजीज मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इनपुट का 25% मेरा लॉस हो गया. और वो बोलने का भी जरूरत नहीं है. कभी कभी तुमको बोलेंगे लॉस का परसेंटेज इज 10%, लॉस इन मटेरियल इज 5%, लॉस इज 10%, 15%. तो क्या समझने का? लॉस इज परसेंटेज ऑफ व्हाट? इनपुट. लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली बोला है लॉस इज 25% ऑफ आउटपुट. इसका मतलब यह नहीं है कि 1 kg में से और 25% लॉस होगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? दे आर ओनली एक्सप्रेसिंग लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट. क्यों? बस वो लोग का मस्ती है. हमको जो मन में आएगा वो हम बोलेंगे. हमने बोला 25% ऑफ आउटपुट लॉस है, तो क्या सच में आउटपुट में से लॉस हुआ है? अरे जब हम वर्ड आउटपुट बोलते हैं ना, वो ऑलरेडी आफ्टर लॉस होता है. यस और नाउ आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज्ड, दैट इज व्हाई मैंने आउटपुट को 1 kg लिया. अगर मुझे कुछ लेना ही था तो मैं इनपुट को 1 kg लेता ना. लेकिन मैंने किसको 1 kg लिया? आउटपुट. व्हाई? Because they have expressed, that is my word. What is that they have done? They have expressed loss as a percentage of what? Output. तो बोलो अगर ये true है तो how much will be loss? 25% of output. मेरे को कितने का आउटपुट चाहिए? 1 kg का आउटपुट चाहिए. अगर मेरे को 1 kg का आउटपुट चाहिए तो मेरा लॉस का क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 0.25. क्या ये 1 kg में से 0.25 लॉस हो गया? नहीं. कि ये 1 kg इज आफ्टर लॉस. आफ्टर लॉस. लेकिन हम लोग ने 25% 1 kg का क्यों निकाला? इट इज जस्ट एक्सप्रेशन. वो लोग ने एक्सप्रेस किया है लॉस इज 25% ऑफ आउटपुट. बाकी लॉस होता किस में से है? इनपुट में से ही होगा. तो कैन यू टेल मी ये लोग ने इनपुट कितना केजीज क्या रहेगा? 1.25. मतलब ये लोग ने बोल रहे हैं अगर हम 1.25 kgs का इनपुट करेंगे तो हमको 1 kg का आउटपुट मिलेगा. तो बीच में 0.25 kgs किधर चला गया? वो लोग चुपचाप लॉस को एज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट भी दे सकते थे. वो कॉमन सेंस है. लेकिन वो लोग ने ऐसा नहीं किया. वो लोग ने लॉस को एक्सप्रेस किया एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट. इधर तक समझना है? Now tell me what is 1.25 kgs? इनपुट. इनपुट किसका होता है? रॉ मटेरियल का. अच्छा ये इनपुट जो 1.25 kgs है, इसमें ये लोग ने कितने रॉ मटेरियल्स इनपुट किए? 2. कौन से 2? इन विच प्रोपोर्शन? 1:1. तो कैन यू टेल मी इसमें से AXE का कितना kgs और BXE का कितना kgs? Yes, AXE का कितना kgs? 0.625 and BXE का कितना kgs? 0.625. 1:1 के रेशियो में AXE और BXE को ये लोग मिक्स करते हैं. Can we say this is our present situation? This is which situation? Present situation. इधर तक समझ में है तो ये हम आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं.
सपोज मैं प्रोडक्ट ए का कॉस्ट शीट बनाता हूं। प्रोडक्ट ए का क्या बना रहे हैं हम लोग? कॉस्ट शीट। बोलो कॉस्ट शीट किससे स्टार्ट होता है? हाँ, डायरेक्ट मटेरियल्स। कितने मटेरियल्स हैं यहाँ पे? दो। विच इज द फर्स्ट रॉ मटेरियल? ए एक्स ई। और सेकेंड रॉ मटेरियल? हाउ मेनी केजीज ऑफ ए एक्स ई? 0.625 kgs. How many kgs of BXE? 0.625 kgs. Okay, can you check and tell me AXE का परचेस प्राइस कितना है? 150. BXE का परचेस प्राइस कितना है? 90. So this is 150 rupees per kg and this is 90 rupees per kg. तो मल्टीप्लाई करो। 93.75, 56.25, ये दोनों का टोटल करो। 150. Anybody can tell me what is 150? Can I say 150 is total direct material cost? 150। ये सब कुछ हम लोग कितना केजीज के लिए कर रहे हैं? 1 kg। मतलब प्रोडक्ट ए का 1 किलो बनाने का रहेगा। प्रोडक्ट ए का 1 किलो। जो भी मिठाई पसंद है ना, वो मिठाई का नाम रख लो प्रोडक्ट ए। उसका 1 किलो बनाने का है। वो 1 किलो बनाने के लिए हम लोग को रॉ मटेरियल डालना पड़ेगा। अब रॉ मटेरियल में दो रॉ मटेरियल मिक्स कर रहे हैं हम लोग। क्या दो रॉ मटेरियल मिक्स कर रहे हैं? AXC एंड BXC। AXC का भाव कितना है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ AXC? 150। व्हाट इज प्राइस ऑफ BXC? 90। तो AXC का हम लोग 0.625 kgs डाल रहे हैं और BXC का भी हम 0.625 डाल रहे हैं। वी आर मिक्सिंग AXC एंड BXC इन इक्वल प्रोपोर्शन। लेकिन हम टोटल डाल रहे हैं 1.25, लेकिन हमको सिर्फ मिल कितना kgs रहा है? 1 kg। तो बीच में 0.25 kgs किधर गया? लॉस हो गया। वो लॉस कैसे कैलकुलेट किया? 25% ऑफ व्हाट? आउटपुट। 25% ऑफ आउटपुट इज कॉमन सेंस कि 25% ऑफ आउटपुट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स है वो, कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस क्या बोलता है? लॉस किस में से होता है? इनपुट में से होता है। यू कैन नॉट से 1 kg का आउटपुट है फिर उसमें से लॉस हो रहा है, नो। तो यहां पे मैथमेटिक्स फॉलो किया। ठीक है, चलो। खाली मटेरियल से प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? खाली मटेरियल से प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो कॉस्ट शीट में आगे क्या आता है? लेबर। लेबर के बाद क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद क्या आता है? फैक्ट्री। ये सब दिया है क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में? वो 4 लाइन में, या 4 लाइन के आगे जाना नहीं। यस, वो लोग ने सबको कंबाइन करके एक ही नाम दे दिया। व्हाट इज द नेम दैट दे हैव गिवन? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। मतलब मैं चाहूं तो भी बड़ा लंबा कॉस्ट शीट नहीं बना पाऊंगा। वो लोग ने मेरे को डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्टली क्या दे दिया है? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आ गया बोलो? डायरेक्ट मटेरियल के बाद वाला सब कुछ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में आ गया ना। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस पूरा पढ़ो। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर कितना परसेंट? किसका 40%? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कौन सा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? AXC का BXC का? दोनों में से किसका लूं? टोटल। तो टोटल कितना है? 150। यस और नो? करो मल्टीप्लाई। 40% ऑफ 150 कितना होता है? 60। ये 60 रुपीज के अंदर सब आ गया। 60 रुपीज के अंदर मटेरियल आ गया, सॉरी 60 रुपीज के अंदर लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गया, वो सब इसके अंदर आ गया। बोलो टोटल कितना आता है? 210। व्हाट इज 210? इसको हम लोग कौन सा कॉस्ट बुलाएंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर इफ हैव दे गिवन यू इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? किसका? 20%। टोटल कॉस्ट। डू वी हैव टोटल कॉस्ट? हाउ मच इज टोटल कॉस्ट? उसका 20% कितना होता है? 42। इसका टोटल करो 252। 252 का नाम रखो। 252 का नाम रखो। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सेल्स नहीं बोलते उसको, सेलिंग प्राइस। 1 किलो बेच रहे हैं और सेल्स बोलेंगे इसको। 1 kg का क्या है? ये सेलिंग प्राइस। मतलब मैं प्रोडक्ट ए का 1 किलो का सेलिंग प्राइस क्या है? 252 रुपीज पर kg। हैव यू अंडरस्टूड द कैलकुलेशन टिल हियर? तो पहले इतना लिखते हैं, चलो राइट डाउन।
क्वेश्चन में आगे क्या दिया है वो बाद में देखेंगे. राइट नाउ यू राइट टिल हियर. फर्स्ट लाइन में लिखो पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ. पॉइंट नंबर 1 करके लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg. Calculation of selling price of 1 kg of product A. Underline that. Next line, write down. ये वाला लाइन कॉपी करो. लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेसिंग. लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोसेसिंग works out to 25% of the product. That is 25% of output. एक लाइन छोड़ के जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये वाला कॉपी करो. दिस पार्ट यू कैन कॉपी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट जस्ट समझने के लिए तुमको कॉपी करना है. नेक्स्ट लाइन में लिखो therefore total raw material input for every 1 kg of output of product A equal to 1.25 kgs. ये दो लाइन में हमने क्या लिखा, अगर प्रोडक्ट ए का 1 kg का आउटपुट चाहिए तो टोटल रॉ मटेरियल इनपुट कितना होना चाहिए. Why did I use the word total raw material input? क्योंकि ये जो 1.25 kgs है, this is in form of how many raw materials? 2. So write down, एक लाइन छोड़ के या नेक्स्ट लाइन. इन फैक्ट raw material AXE and BXE, raw material A and B are mixed in equal proportions. Bracket में given. Next line, therefore quantity of raw material AXE in total input, quantity of raw material AXE in total input is equal to 1.25 kgs into 50%, yeah, into 1/2, whatever, is equal to
0.625 kgs. Total quantity of raw material AXE in total input is equal to 1.25 kgs into 50%, that is equal to that is equal to 0.625 kgs. नेक्स्ट लाइन में लिखो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल BXE in total input. Quantity of raw material BXE in total input is equal to 1.25 kgs into 50% equal to 0.625 kgs. Okay, now write down point number 2. Statement showing selling price of 1 kg of product A prepare this table, copy this. चलो फिनिश राइटिंग. नाउ क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है वो पढ़ते हैं. मटीरियल BXE is not easily available and substitute raw material CXE has been found for BXE costing 75 rupees per kg. प्रेजेंटली कंपनी कौन से दो रॉ मटेरियल को मिक्स कर रहा है? AXE and BXE. But which raw material is not available? BX. तो उसकी जगह पे वो लोगों ने एक सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल ढूंढा. व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल? CX. उस सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है? 75 रुपीज पर केजी. मतलब पहले कंपनी ए और बी मिक्स करता था, नाउ कंपनी विल मिक्स ए एंड सी. बट देयर आर सम कंडीशंस. व्हाट इज कंडीशन नंबर 1? It is required to keep the proportion of this substitute material in the mixture as low as possible. पहले A और B को ये लोग मिक्स कर रहे थे इन विच proportions? Equal 1:1. बट वो लोग बोल रहे हैं अभी A और C मिक्स करो, बट अभी इक्वल नहीं. जो सब्सटीट्यूट रॉ मटेरियल है उसका proportion should be as low as possible. मतलब ज्यादा किसका डालना चाहिए? एक. This is condition number 1. Condition number 2, maintain selling price of the end product at existing level. Maintain selling price of the product at existing level मतलब क्या? तुम A और B को मिक्स करके जो प्रोडक्ट बना रहे थे प्रोडक्ट A, उसका सेलिंग प्राइस अभी अभी हम लोग ने ढूंढा, इसीलिए तो हम लोग ने ये कैलकुलेशन किया. दैट इज वाई फाउंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट A. हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट A? 252. बोलता है तुम ए और सी देखो. बी की जगह पे अभी ये लोग क्या मिक्स करने का सोच रहे हैं या बोल रहे हैं रादर सी. तो अब ये लोग बोल रहे हैं तुम ए और बी मिक्स कर रहे थे, अब तुम ए और सी मिक्स करोगे, लेकिन तुम सेलिंग प्राइस को टच नहीं कर सकते. सेलिंग प्राइस हैज टू बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग लेवल. ये कंडीशन नंबर 2. व्हाट वाज कंडीशन नंबर 1? दोनों में जो तुम मिक्स कर रहे हो उसमें किसका प्रोपोर्शन कम होना चाहिए? सी का प्रोपोर्शन कम होना चाहिए. सेकंड, सेलिंग प्राइस शुड बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग लेवल. एंड देयर इज वन मोर कंडीशन. ये लोग बोल रहे हैं यू हैव टू एंश्योर सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट. क्वांटम ऑफ प्रॉफिट लिखा है, नॉट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट 42 ही चाहिए. यस और अब ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए.
So what are we supposed to calculate? You are required to calculate what? You are required to calculate the ratio of the mix of raw material AXC and CXC. मतलब A and C को कौन से रेशियो में मिक्स करना चाहिए. एट प्रेजेंट ये लोग A और B को कौन से रेशियो में मिक्स कर रहे थे? 1:1. क्या अभी भी वो लोग रॉ मटेरियल AXE एंड CXE को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे? नो. इनफैक्ट वो प्रोपोर्शन हमको पूछा है. यू कैलकुलेट द रेशियो इन विच A एंड C आर टू बी मिक्स्ड. लेकिन कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? क्या सेम होना चाहिए? सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए. व्हाट इज सेलिंग प्राइस? 252. और दूसरा क्या सेम चाहिए वो लोग को? प्रॉफिट नहीं, क्वांटम. सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या सेम होना चाहिए? 42. इधर तक समझ में आया? सी वेदर यू अंडरस्टैंड. अगर तुमको सेलिंग प्राइस सेम रखना है और अगर तुमको सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो AXE एंड CXE ये दोनों का टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट 150 से ज्यादा नहीं हो सकता है. ऐसा कैसे हो गया? ये 150 होगा तो 40% ऑफ ये 150 60 होगा. अगर ये 60 होगा तो 150 प्लस 60 210 होगा. और अगर ये 210 होगा तो प्रॉफिट 20% ऑफ 210 42 होगा. सपोज ये 150 की जगह पे तुम इसको 160 करो. विल यू बी एबल टू मेंटेन सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट? नो. Will you be able to maintain same selling price? No, because ये दोनों है ना, ये परसेंटेज है. ये 40% किसका परसेंट है? इसका. ये 20% किसका परसेंट है? इसका. अब मुझे 42 एंड 252 ये दोनों सेम चाहिए. तो अगर मैं 150 से स्टार्ट करूंगा तो ही मेरे को प्रॉफिट 42 आएगा एंड तो ही मेरा सेलिंग प्राइस 252 होगा. Have you followed this? Then only we can go to next step. मतलब व्हाट इज द कंडीशन? नंबर 1, वो नए रॉ मटेरियल को एज लो एज पॉसिबल. ठीक है, चलो वो ठीक है. बाकी का दो कंडीशन क्या है? एक तो सेलिंग प्राइस शुड बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग लेवल. हाउ मच इज द एग्जिस्टिंग लेवल का सेलिंग प्राइस? 252. दैट इज वाई तो हम लोग ने कैलकुलेट किया ये सेलिंग प्राइस. बिकॉज कहीं पे भी वो लोग ने हमको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, बट फिर भी हम लोग ने करंटली जब वो लोग ए और बी मिक्स कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ए का सेलिंग प्राइस 252 है, ये हमको फाइंड आउट करना पड़ा. अब तुम ए और बी मिक्स करो या ए और 6 मिक्स करो, सेलिंग प्राइस 252 होना चाहिए. दूसरा, वो लोग को प्रॉफिट भी सेम चाहिए. कितना प्रॉफिट चाहिए वो लोग को? 42. तो अगर वो लोग को 42 और 252 सेम चाहिए तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट? टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट मतलब जो दो रॉ मटेरियल को तुम मिक्स कर रहे हो ये दोनों का टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट 150 से ज्यादा नहीं हो सकता है. टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैन नॉट एक्सीड 150. अगर ये टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट 150 का तुमने 152 भी किया ना तो आगे क्या हो जाएगा? 40% ऑफ 152 करोगे तो 60 से ऊपर आएगा, तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा. कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट इज 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा जो तुम्हारा कंडीशन वॉयलेट कर देगा. हैव यू फॉलोड दिस? ठीक, तो पहले इतना लिखते हैं राइट नाउ. अच्छा, ये सब में आई होप यू अंडरस्टैंड. This is constant. What is constant? कि 1 kg का आउटपुट के लिए 1.25 kg का ही इनपुट करना पड़ेगा. हाँ, वो बात अलग है कि वो जो 1.25 kg का इनपुट है पहले वो ए और बी हम लोग इनपुट कर रहे थे, अब हम क्या इनपुट करेंगे? ए और सी. दिस इज कांस्टेंट. मतलब अगर मुझे 1 kg का आउटपुट चाहिए मतलब देयर विल बी लॉस में कोई चेंज नहीं है, इनपुट भी उतना ही चाहिए. राइट डाउन. Point number 3, calculation of ratio of
the mix of raw material AXE and CXE. Underline that. Next line, write down. It is given that, comma, next line में लिखो, the selling price of the end product, it is given that, comma, next line, the selling price of the end product is to be maintained at existing level. Selling price of the end product is to be maintained at existing level. And next line में लिखो, to ensure the same quantum of profit, to ensure the same quantum of profit as at present. बोलो, ये जो दो चीज दिया है इससे हम लोग एक चीज कंक्लूड करते हैं कि व्हाट कैन नॉट एक्सीड 150, मतलब क्या 150 होना चाहिए. व्हाट इज दिस 150? देखो उसके सामने लिखा है, दिस इज व्हाट. तो लिखो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ 1 kg of product A, total material cost of 1 kg of product A should not exceed rupees 150. Should not exceed rupees 150. अब सिंपल लैंग्वेज में अगर तुमको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट सेम चाहिए, तुम्हारा टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ डोंट राइट सी हियर. कैन वी से व्हाट इज 150? टोटल मटेरियल कॉस्ट. अच्छा, कैन यू टेल मी पहले ये 150 कैसे आया था? हाउ मच प्लस हाउ मच? 93.75 प्लस 56.25. ओके, कैसे 93.75 कैसे आया था? ये जो 150 है इसके लिए हम लोग ने ये दोनों को ऐड किया था. ओके, हाउ डिड यू गेट 93.75? 0.625 kgs into 150 and 0.625 kgs into 90. ये 0.625 kgs कौन से रॉ मटेरियल का है? ए. ये 0.625 kgs कौन से रॉ मटेरियल का है? बी. लेकिन अभी हम लोग ए और बी मिक्स करने वाले हैं कि ए और सी मिक्स करने वाले हैं? ए और इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करने वाले हैं? नहीं. कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स करने वाले हैं वही तो हम ढूंढ रहे हैं. यस और नो? ओके, सो नाउ कैन आई से पहले जो ये 150 था वो रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी ये दोनों का टोटल था. नाउ इट विल बी रॉ मटेरियल ए का कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल बी का कॉस्ट, मतलब सॉरी सी का 93.75 प्लस 56.25, लेकिन वो ए और बी का था. अब मैं किसको ऐड करूंगा? रॉ मटेरियल ए एक्स ई का कॉस्ट प्लस सी एक्स ई का कॉस्ट. ओके, मैंने तुमको एक चीज बोला, अभी भी क्या चीज कांस्टेंट है? व्हाट इज कांस्टेंट? कि मुझे कितना केजीज का आउटपुट चाहिए? 1 kg का आउटपुट चाहिए, और 1 kg का आउटपुट के लिए मेरे को इनपुट कितना करना पड़ेगा? 1.25. लेकिन 1.25 अब हम कौन से दो रॉ मटेरियल को मिक्स करने वाले हैं? ए एंड सी. आर वी गोइंग टू मिक्स दिस इन इक्वल प्रोपोर्शन? नो. इनफैक्ट कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स करना है वही तो हम ढूंढ रहे हैं. yes, तो अज्यूम करते हैं, लेट
क्वांटिटी ऑफ CXE BX kgs, तो AXE का क्या हो जाएगा 1.25 माइनस एक्स हो जाएगा। यस और सपोज CXE का आया 0.25 kg, तो A का 1 kg डालना पड़ेगा। अच्छा, C का A से कम आना चाहिए, वाई? It is required to keep the proportion of the new raw material or substitute raw material as low as possible. Are you getting what I'm saying? Suppose C का 0.45 है, तो इसका कितना आना चाहिए 0.80, तो ये 0.80 कैसे आया? इट इज 1.25 माइनस 0.45, लेकिन ये तो मुझे पता नहीं है, दैट इज वाई मैं C को क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट द क्वांटिटी ऑफ CXE इन टोटल मटेरियल बी X, तो A का कितना हो जाएगा 1.25 माइनस X। अब इक्वेशन बनाते हैं, बोलो। पहले हम लोग ने 150 रुपीज पर केजी को मल्टीप्लाई किया था बाय 0.625। अब मैं 150 रुपीज पर केजी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? ए का हम कितना केजीज डालने वाले हैं 1.25 माइनस एक्स इंटू 150 रुपीज, ये हो गया ए का रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्लस सी का कितना केजीज डालने वाले हो, और सी का भाव कितना है 75। दिस विल बी या शुड बी इक्वल टू 150। सॉल्व दिस इक्वेशन, हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगी। लिखो, लेट यस लेट quantity of CXE, let quantity of material CXE in total input be X kgs। अच्छा, ये उल्टा भी कर सकते हो, तुम AXE को X लोगे ना, तो CXE will be 1.25 माइनस एक्स। ये सर, तो तुम दोनों में से किसी को भी x लोगे, आंसर वही आएगा। बोलो, किसको x अज्यूम किया हम लोग ने? CX। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल AXE, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल AXE इन total input equal to, see that is why one thing goes without saying कि this is constant। what is constant? कि 1 kg का आउटपुट के लिए हमको टोटल कितना इनपुट करना पड़ेगा 1.25। नेक्स्ट लाइन या कंटिन्यू राइटिंग, therefore quantity of material AXE in total input is equal to 1.25 minus x kgs, 1.25 माइनस एक्स केजीस। एक लाइन छोड़ के टोटल मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू 150। नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर मटेरियल कॉस्ट ऑफ AXE प्लस मटेरियल कॉस्ट ऑफ CXE इज इक्वल टू 150। Next line, therefore, so copy this equation. ये इक्वेशन को सॉल्व करो, therefore x का वैल्यू मिलेगा कितना है? ओके, x का आंसर 0.5 आना चाहिए। What is x by the way? किस रॉ मटेरियल के क्वांटिटी को हमने किस क्वांटिटी के मटेरियल के क्वांटिटी को हमने x लिया है?
CXE. So therefore quantity of material CXE in total input is equal to 0.5 kgs, and therefore to quantity of material AXE in total input is equal to 1.25 minus 0.5, that is equal to 0.75 kgs. अगर तुमने इधर तक ही आंसर लिखा तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ने हमको क्या पूछा है, रेशियो. नेक्स्ट लाइन या एक लाइन छोड़ के, देयरफॉर रेशियो ऑफ द मिक्स ऑफ the raw materials AXE and CXE is, क्या रेशियो बनता है, 0.75 is to 0.5, that is 3:2. रेशियो देना पड़ेगा 3:2. Okay. So with this we have completed material cost chapter. Material cost chapter has been completed.